वेलकम दोस्तों। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों आपको बताना है कि मदर टेरेसा के बाद किसे नोबेल अवार्ड शांति यानी पीस का नोबेल अवार्ड मिला था। तो दोस्तों वो थे कैलाश सत्यार्थी। अब देख लेते हैं नोबेल अवार्ड किन किन को मिले थे। सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में और लिटरेचर में मिला था। उसके बाद सीवी रमन को मिला था 1930 में और ये फिजिक्स में मिला था उन्हें स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए, यानी जिसको हम रमन इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके लिए मिला था। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में पीस के लिए। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में इकोनॉमिक साइंस में और राजेंद्र के पिचूरी को मिला था 2007 में पीस और कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में पीस में। तो दोस्तों ये थे वो इंडियन ओरिजिनल जिनकी सिटीजनशिप भी इंडियन थी और जिनका जन्म भी इंडिया में हुआ था। ये दोस्तों ये जिनका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन इनकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं थी। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में फिजिक्स में। वेंकी रामाकृष्णन को मिला था 2009 में केमिस्ट्री में। अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स साइंस में। नेक्स्ट, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आपको उस दर्रे का नाम बताना है। तो दोस्तों वो था नाथुला दर्रा। अब इन दर्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। नाथुला दर्रा दोस्तों भारत के सिक्किम क्षेत्र को चीन के तिब्बती क्षेत्र से जोड़ता है और ये प्राचीन रेशा मार्ग का एक हिस्सा था। दूसरा है इमिसला दर्रा। दोस्तों इमिसला दर्रा याद रखना है, ये लद्दाख में और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लड़कला दर्रा दोस्तों ये अक्साई चीन में, जिस पर वर्तमान में चीन का अधिकार है और ये लद्दाख को लहासा से जोड़ता है। पेंसिला दोस्तों ये दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है और इसे जोस्कर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो याद रखना है, इसे जोस्कर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जोस्कर घाटी को सुरु घाटी से जोड़ता है ये पेनिनसुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो दोस्तों भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। तो सल्तनत काल के सभी वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहला राजवंश था सल्तनत काल का। खिलजी वंश दूसरा था जिसका संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश ये तीसरा था और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो दोस्तों इनको याद रखना, ये 5 वंश थे और इनका क्रम भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत से सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो दोस्तों वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के शासक थे और इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, यानी 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किया। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहते हैं। सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। जमीयत खां
खाना मस्जिद का निर्माण करवाया इन्होंने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। मंगोलों के सर्वाधिक 6 बार आक्रमण भारत पर आक्रमण इसी के शासनकाल में किए थे। दोस्तों ये याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मंगोलों ने सबसे ज्यादा बार आक्रमण किसके शासनकाल के में किए थे। तो दोस्तों वो थे अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर, गड्डी कर, घरों में झोपड़ी पर लगाए जाने वाला कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए कर थे। इनकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अब कर्नाटक के हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं दोस्तों नागरहोल, बंदीपुर जो कि टाइगर रिजर्व, अंशी, बनरघट्टा और कुद्रेमुख, डुबेर एलिफेंट कैंप, ए लैंड ऑफ एलिफेंट। तो दोस्तों ये तो हैं नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कबिनी, ब्रह्मगिरी, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पागिरी, रंगनाथी बर्ड सेंचुरी, बिलीगिरी, रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और ड्रोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, इनको याद रखना। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में। तो दोस्तों लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बागनी नदी के किनारे स्थित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इनकी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। तो दोस्तों वो है क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन हमारे पृथ्वी के धरातल से क्लोरीन ऊपर समताप मंडल में जहाँ की ओजोन परत है यानी ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में पहुंचकर क्लोरीन यौगिकों में से क्लोरीन अलग हो जाती है। तो वहाँ क्लोरीन अलग हो जाती है यूवी किरणों के द्वारा। तो क्लोरीन वहाँ पहुंचकर क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन परत में एक कैटलिस्ट का काम करती है, यानी ये ओजोन परत में से ओजोन अणुओं को तोड़ देती है और उन्हें ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। एग्जाम्पल के ये देखें तो क्लोरीन है जिसे हम रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। ये बहुत कम क्रियाशील होती है और ये सीधी ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में स्थित ओजोन लेयर में पहुंच जाती है और वहां पर HV किरणों से के द्वारा ये अपघटित होकर क्लोरीन अलग हो जाती है। क्लोरीन ओजोन से क्रिया करके ओजोन में से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग कर देती है और ऑक्सीजन अणु अलग हो जाता है और ऐसे ही यह ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ती रहती है जिससे कि ओजोन की कमी हो जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं ओजोन में छेद, यानी ओजोन लेयर में ओजोन अणुओं की कमी को ही ओजोन छेद कहते हैं। दोस्तों ये याद रखना, ओजोन में आई कमी को सामान्यतः डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट है बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में हम लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं जिससे कि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों इसका नामकरण और किसकी खोज की थी, आंद्रे मेरी एम्पियर ने। दोस्तों हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ये भी इसी के नाम पर इस यूनिट को नाम दिया गया था एम्पियर।
नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों वो है 19। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। ये 12 से 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन पॉइंट को याद रखना। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है। राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में देखी जाती है नंदन ब्लॉक प्रिंट। तो इसको याद रखना। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो दोस्तों लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जो कि नीति निर्देश तत्वों के अधीन आता है, उसमें गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किए गए। यानी जो समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 सभी को समान विधिक सेवा का प्रावधान करता है। उसी के अंतर्गत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना की गई और इसी के अंतर्गत लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये अधिनियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों वो है 39A। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों वो है सूचना प्रौद्योगिकी। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है जंग लगने के लिए घटक होना आवश्यक है। यानी जंग के लिए कौन से घटक होना आवश्यक है? जंग के लिए सबसे पहले लोहे घटक, ऑक्सीजन और आर्द्रता का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टीवी का रिमोट है वो इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी उससे इंफ्रारेड तरंगें छोड़ी जाती हैं जिससे कि हम उसके टीवी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। दोस्तों मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और रुपए का मूल्य गिर जाता है। तो ये याद रखना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल स्टडी जीके एंड जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।